हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाषा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एनएक्सेस फेयर के ऊपर। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 12th लेवल का, है ना। 12th लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें इसने टोटल 3445 पोस्ट दिए हैं, 3445 वैकेंसी दी है। और इससे रिलेटेड मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करूंगी आगे। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। देखिए, सबसे पहले जो है हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि किस डेट को फॉर्म फिल किया जाएगा, है ना, किस डेट से किस डेट तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्लस में इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। ओके, इसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में। ओके, कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, यानी कि कैंडिडेट जो है वो किस एज से किस एज तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न एंड नॉर्मलाइजेशन के बारे में, यानी कि इस बार जो है वो किस टाइप के एग्जाम पैटर्न्स होंगे, प्लस में नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो इस बार होगा भी या नहीं होगा आरआरबी के द्वारा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस, यानी कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, प्लस में हम आपको सिलेबस किस तरीके से कवर करवाने वाले हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। ओके, देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एजुकेशनली फिट तो होते हैं, एजुकेशनली एलिजिबल तो होते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, बट मेडिकली जो है मेडिकल स्टैंडर्ड वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्या, जो लेसिक होती है, ठीक है, लेसिक सर्जरी, वो क्या वो अलाउड है या नहीं है, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे जोन वाइज वैकेंसी के बारे में। किस चीज़ के बारे में? जोन वाइज वैकेंसी के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी होगी और कौन सा जो जोन होगा वो हमारे लिए क्या होगा, सेफ होगा। ओके, कौन सा जोन जो है हमारे लिए सेफ होगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस में मिसलेनियस, यानी कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा, अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे, उसके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि किस डेट से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देखो कि जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है आरआरबी की, ओके, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है आरआरबी की, वो कब से है? वो आपका 20 सितंबर से है, यानी कि 20 सितंबर को क्या हो गया, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 12th लेवल का आरआरबी एनटीपीसी का। तो आप यहाँ पे इस दिन से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब देखो, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप फॉर्म जो है वो कब से फिल कर सकते हो, 21 सितंबर से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो। ओके, अब इसकी क्लोजिंग डेट क्या होगी, यानी कि आप क्लोज, यानी कि आप कब तक डेट फॉर्म को फिल कर सकते हो, वो डेट कब तक होगी, वो होगी 20 अक्टूबर रात के 23:59, यानी कि 20 अक्टूबर को रात को 11:59 तक आप लास्टली फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो आप फ़ी कब तक पेमेंट कर सकते हो। देखो, फ़ी तो आप 21 सितंबर से ही, जब से आप फॉर्म फिल करना शुरू करोगे उस समय से तो आप फ़ी पेमेंट कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात है कि लास्ट आप कब तक फ़ी पेमेंट कर पाओगे। तो देखो, फॉर्म फिल करने का डेट तो 20 को ही खत्म हो जाएगा, 20 अक्टूबर को, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा आपको फ़ी को पे करने के लिए दिया जाएगा। 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2 दिन एक्स्ट्रा आपको दिए जा रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं चीज़ों को। देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले कि नोटिफिकेशन कब शुरू हो गया, नोटिफिकेशन डेट हो गया आपका 20 सितंबर, है ना। इस दिन आरआरबी एनटीपीसी ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि आप फॉर्म कब से कब तक फिल कर सकते हो। तो देखो, आप 21 सितंबर से कब तक फिल कर सकते हो, 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, रात 11:59 तक। ओके, इस समय तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और दूसरा, फ़ी का पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, तो फ़ी का पेमेंट जो है आप 22 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हो, फ़ी पे कर सकते हो। ओके, फ़ी को पे कर सकते हो। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बात है मॉडिफिकेशन, है ना, मॉडिफिकेशन कि आप मॉडिफिकेशन यानी कि सुधार कब तक कर सकते हो। जो भी मान लो कुछ गलतियां हो जाती हैं फॉर्म भरने के दौरान, तो उसमें आप करेक्शंस कैसे कर सकते हो उसके बारे में। तो देखिए, जो करेक्शन है उसके लिए जो आपको डेट दी गई है वो दी गई है 23 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक, ठीक है।
23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें कि आपने जो भी फॉर्म में गलतियां कर दी हैं उसको सुधार करने का आपको मौका दिया जाएगा। ओके, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसमें क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है आप सबके लिए, ताकि आप सब इजीली पढ़ पाओ, आपको पूरी ये इन्फॉर्मेशन ना पढ़नी पड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, तो देखिए जो फॉर्म आपको, आप जब भी फॉर्म करोगे तो आप किस किस चीज़ में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, यानी कि सुधार कर सकते हो, और किस चीज़ में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, उसके बारे में आप जानकारी दी गई है। ठीक है, देखिए जब आप फॉर्म फिल करोगे तो क्या करोगे, आप अपना अकाउंट बनाओगे, है ना, आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, जिसमें आप क्या करते हो, अपना डिटेल वगैरह, जो रजिस्ट्रेशन अकाउंट बनाते हो तो उस समय क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स भरना होता है उसको आप भरोगे। तो वो जो आप अकाउंट क्रिएट करोगे उस अकाउंट में आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चेंजेस आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। और क्या नहीं कर सकते हो, जो आपका ईमेल आईडी होगा उसमें भी आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसमें भी आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। प्लस में आपने जो जोन सेलेक्ट कर दिया है ना, आरआरबी का जो आपने एक बारी जोन जो सेलेक्ट कर लिया वही हो जाएगा, उसके अलावा आप नहीं कर पाओगे। तो इन सारी जगहों पे आप क्या कर पाओगे, मॉडिफिकेशंस यहाँ नहीं कर सकते हो, कोई भी बदलाव चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लेना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आरआरबी, ये सब आप बहुत ध्यान से फिल करना। आप एक बारी भर दोगे, आप दोबारा इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जो मॉडिफिकेशन, इसके अलावा आप जो भी चेंजेस करोगे, मतलब इसके अलावा आपके लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप क्या क्या इसमें बदलाव कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या लगेगा, 250 रुपया लगेगा, 250 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि कैसा होगा, वो नॉन रिफंडेबल होगा। तो 250 रुपीज़ जो होगा वो आपके मॉडिफिकेशन का फ़ी होगा, है ना, जो कि क्या होगा, आपके लिए नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आपको ये रिफंड फिर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये किसके किसके लिए होगा, ये सारे उन कैंडिडेट के लिए जो किसी भी कम्युनिटी या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए सेम फी होगा, 250 रुपीज़ एंड नॉन रिफंडेबल। ओके, तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में। ओके, कि किस किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो पोस्ट है मैंने आपको बताया क्या है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है ना, 12th लेवल का पोस्ट है। तो इसमें टोटल जो है वो क्या है, 4 पोस्ट हैं, टोटल 4 पोस्ट है। क्या क्या है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, है ना, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि क्या है, किस लेवल का पोस्ट है, ये जो है वो लेवल 3 का पोस्ट है, लेवल 3 का पोस्ट है। फिर हम जब नेक्स्ट बात करें सेकंड नंबर पे, ये क्या है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, है ना, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये जो है वो लेवल 2 का पोस्ट है। फिर नेक्स्ट बात करें हम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 2 का ही पोस्ट है। ओके, और फिर ट्रेन क्लर्क, ये भी लेवल 2 का पोस्ट है। ओके, तो आपको लेवल समझ में आ गया कि ये चारों का लेवल क्या है, लेवल 3, 2, 2, मतलब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं। ओके, अब देखिए कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। ओके, तो देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, है ना, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, कितनी है, 2022, है ना, 2022, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है। फिर नेक्स्ट नंबर पे कौन है, 990, ये है आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, है ना, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये है आपका सेकंड नंबर पे। इसमें टोटल 990 यानी कि 990 पोस्ट है। ओके, फिर जो है वो नेक्स्ट वो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें कुल टोटल कितने पोस्ट हैं, ये है 361, तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। और लास्टली ट्रेन क्लर्क, इसमें जो है वो कितना है, 72 है, तो ये आपका 4th नंबर पे आ गया। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे किसमें किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है ना। टिकट क्लर्क में 2022 है, फिर आप देख लो कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 990 है। ओके, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में 361 है, और ट्रेन क्लर्क में आपका 72 है। और इस तरीके से ये जो टोटल पोस्ट है वो कितना है, टोटल पोस्ट 345 हो गया, है ना। टोटल आप ध्यान रखना 3445 आपका टोटल पोस्ट है। ओके, टोटल पोस्ट है। और देखिए बाकी इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स, एज वगैरह सब बताए गए हैं। तो जो ये मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको हम फिर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एज वगैरह को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब चलिए देखिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि ऑप्शंस वंस एक्सरसाइज्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज शैल बी एंटरटेन्ड। ओके, देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि एक बारी आपने जो भी पोस्ट प्रेफरेंस, है ना, जो आप
पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया, फिर आप दोबारा नहीं बदल सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 पोस्ट है ना, ये चारों पोस्ट जो है अब मैंने आपको यहाँ दिखाया, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको प्रेफरेंस बेसिस पे कि आप किसको नंबर 1 पे रखना चाहते हो, किसको नंबर 2 पे रखना चाहते हो, है ना, किसको नंबर 3 पे रखना चाहते हो, आप यहाँ एक एक करके अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे। ओके, और एक बार आपने जो प्रेफरेंस डाल दी, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन सुधार नहीं किया जाएगा, आपको मौका नहीं दिया जाएगा इसको सुधार करने का। तो बहुत ही सोच समझ के आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना। ओके, तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बताई गई है कि देखिए जो भी कैंडिडेट अगर गलती से या फिर कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ पे किसी भी प्रेफरेंस को डालना भूल जाते हैं, मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि ये जो चौथा प्रेफरेंस है आप ये डालना भूल गए, है ना, आपने भूल क्या गए, आप नहीं डाले, आपने नहीं डाला, यहाँ पे तीसरा नहीं डाल पाए या चौथा कोई भी आप नहीं डाल पाए, तो इस केस में आरआरबी क्या करेगी, इस केस में जो है आरआरबी आपको इस पोस्ट के लिए अनिच्छुक मानेगी। भले ही आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, चूंकि आपने प्रेफरेंस में नहीं डाला तो आपको आरआरबी क्या समझेगी कि आप उस पोस्ट के लिए अनिच्छुक हो। ओके, और जब आप क्वालिफाई भी कर जाओगे सारे लेवल के एग्जाम पास करने के बाद, तो भी आपको वो पोस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, प्रेफरेंस के समय डाला ही नहीं, तो रेलवे ने आपको अनिच्छुक माना। इसलिए बहुत ही सोच समझ के आप यहाँ पे फिल करना, प्रेफरेंस को चूज करना। ओके, तो ये आप गलती मत करना। ओके, तो आप आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए अब जो यहाँ पे बातें हैं वो है अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए। ओके, इसके लिए अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट अभी 12th पास हुए हैं या फिर जो अभी 12th में होंगे, वो सोच रहे होंगे कि मुझे फॉर्म फिल करना है। ओके, उनके लिए ये बातें हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जिन स्टूडेंट्स की मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट कब तक है, 20 अक्टूबर है, रात के 11:59 तक, है ना, रात के 11:59 तक है। तो जिन स्टूडेंट की 20 अक्टूबर रात के 11:59 तक अगर उनके हाथ में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में अगर उनके पास रिजल्ट है 12th का, है ना, फाइनली पास्ड का उनके पास रिजल्ट है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर उनके हाथ में 11:59 के बाद अगर 12 भी बज जाता है ना, 12 AM भी हो जाएगा ना रात का, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, 21 अक्टूबर हो जाएगा। तो इस केस में आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर 20 अक्टूबर रात के 11:59 तक भी अगर आपके हाथ में रिजल्ट है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म भर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। चलिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी। ओके, यानी कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं कि चलो मेरे पास पैसा है तो एक जोन से ज़्यादा में हम फॉर्म भर देते हैं, तो वो सारे जोन से मतलब एक से ज़्यादा जोन में वो क्या करते हैं, 3 जगह से 4 जगह से वो फॉर्म फिल कर देते हैं कि चलो पैसा ही तो लगना है, किसी न किसी में तो मेरा हो ही जाएगा। ये सोच के वो क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, होशियारी करते हैं कि चलो हम पैसा है, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन देखिए उस केस में क्या होगा, अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर दिया तो क्या होगा, आरआरबी जो है वो आपके सारे एप्लीकेशन को, ओके, सारे एप्लीकेशन को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, है ना, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक भी सिंगल फॉर्म आपका नहीं बचेगा, सारे के सारे एप्लीकेशन को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा कि आरआरबी आपको फर्दर किसी भी अपने एग्जाम के लिए क्या कर देगी, डिबार कर देगी। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के बस एक ही फॉर्म को आपको फिल करना है और उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ लिखा भी है कि एप्लीकेशन टू मोर देन 1 आरआरबी विल लेड टू रिजेक्शन। आपका एक से ज़्यादा अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपका क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस। ओके, एनी अटेम्प्ट टू सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन बाय अ कैंडिडेट अगेंस्ट द CEN शैल रिजल्ट इन डिसक्वालिफिकेशन एंड डिबार्टमेंट। ओके, तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा भविष्य में आरआरबी के किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से सोच समझ के फॉर्म को भरना और एक से ज़्यादा जोन के लिए फॉर्म मत फिल करना, बस एक ही एप्लीकेशन फिल करना। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, यानी कि चयन प्रक्रिया की। ओके, तो देखिए इसमें चयन प्रक्रिया कैसी होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, CBT 1, ओके, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, ओके, फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद क्या होगा, CBT 2, ओके, CBT 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप ये दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेते हो, फिर अगला क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा आपका, टाइपिंग टेस्ट। और ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा ये सारे पोस्ट के लिए नहीं होता है, कुछ सिलेक्टेड पोस्ट है उसी के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, वो आगे मैं बात करूँगी।
फिर इसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी। फिर नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन। और जब आप ये सारे स्टेजेस क्वालिफाई कर जाओगे तो फाइनली क्या होगा, आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, है ना, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। तो यही सारे स्टेजेस हैं, आपको एक एक करके फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, फिर सेकंड, फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट जो कि कुछ ही पोस्ट के लिए होते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जाम और फिर अपॉइंटमेंट लेटर फाइनली आपके हाथ में आ जाएगा अगर आप सारे स्टेजेस को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर जाते हो। चलिए अब हम बात करते हैं आगे टाइपिंग टेस्ट के बारे में कि किस किस पोस्ट के लिए जो है वो टाइपिंग स्किल टेस्ट है। देखिए यहाँ पे है ना, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि इन 2 पोस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। कब, CBT 2 एग्जाम देने के बाद, ठीक है। और देखिए किसके लिए ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है, किस पोस्ट के लिए, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क, इन दोनों पोस्ट के लिए आप CBT 2 एग्जाम जो है उसके देने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप डायरेक्ट क्या करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ओके। तो उसके बाद डायरेक्ट आप डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या हो, एलिजिबल हो जाओगे। अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड मतलब जो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं वो कैसे किए जाएंगे। तो देखिए CBT 1 से CBT 2 के लिए, है ना, CBT 1 से CBT 2 के लिए अगर क्वालिफाई कर जाते हैं जो बच्चे, तो कितने बच्चों का, कितने कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टिंग होता है, यहाँ पे आपको 15 गुने बच्चे का 15 टाइम्स कैंडिडेट्स का क्या होगा, सिलेक्शन किया जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब साफ साफ लिखा है कि सेकेंड स्टेज CBT से क्या होगा, 15 टाइम्स बच्चे का सेकेंड स्टेज CBT के लिए 15 टाइम्स कैंडिडेट्स का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगा। फिर वही बात करें अगर कि CBT 2 के बाद अगर आप टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो तो कितने बच्चे को लिया जाएगा, वो लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने बच्चों का, वो लिया जाएगा 8 गुने बच्चे का, है ना, 8 टाइम्स कैंडिडेट का, ओके। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें देख सकते हो कि 8 टाइम्स कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ओके। अब देखिए अगर हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो देखिए निगेटिव मार्किंग गलत करने पे कितना होगा, 1/3 या फिर 0.33 मार्क्स, ठीक है, 1/3 या फिर 0.33 इतना जो है आपको गलती करने पे आपका डिडक्ट किया जाएगा, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में, है ना, किसके बारे में, वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए RRB जो है वही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, वो कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड करती है। तो देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ लेना। इस पैराग्राफ में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि इस बार जो है वो रेलवे क्या कर रही है, वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड कर रही है, ओके, वेटिंग लिस्ट क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो ओके, इस पैराग्राफ को आप ध्यान से देख लेना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एज लिमिट के बारे में, यानी कि आयु सीमा के बारे में देख लेते हैं। देखिए हमने बताया था यहाँ पे ये 4 पोस्ट है ना, 4 पोस्ट को मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया था। अब इन चारों पोस्ट में क्या है, एज लिमिट है, यानी कि जनरली जो है वो कितने से कितना एज, जनरली जो है कितने से कितने एज के लोग जो है कैंडिडेट जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए जनरली जो एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है वो कितना है, वो है 18 से 30 साल, है ना, कितना है, 18 से 30 साल। लेकिन इस बार जो एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, इस बार जो है वो 3 साल ज़्यादा दिया जा रहा है, यानी कि 18 से 33 साल, ओके। तो देखिए जनरली जो है हमेशा 18 से 30 वर्ष ही दिया जाता था, लेकिन इस बार 18 से 33 साल, मतलब 30 से इसको 33 बढ़ा दिया गया है, 3 वर्ष ज़्यादा कर दिया गया है, यानी कि 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आखिर ऐसा इस बार क्यों किया जा रहा है, ओके, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है क्यों दिया जा रहा है। तो ये जो है वो वन टाइम मेजर्स ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि ये कोरोना की वजह से इस बार ऐसा किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये केवल वन टाइम, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बार के लिए ही ऐसा किया जा रहा है, हर बार ऐसा नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ इस बार के लिए जो है वो 30 से क्या कर दिया, 33 कर दिया गया, यानी कि 18 से 33 साल इसकी आयु सीमा बढ़ा दी गई है। और क्यों बढ़ा दी गई है, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, ओके। अब देखिए अब जो है हम बात करेंगे एज रिकॉर्डिंग के बारे में, मतलब कि जो रेफरेंस एज होगा 18 से जो 33 है, जो सीमा तय की गई है एज की, वो इसका रेफरेंस ईयर क्या होगा, है ना। तो इसका जो रेफरेंस ईयर होगा वो होगा 1 जनवरी 2025, क्या होगा, 1 जनवरी 2025, ओके। और वहीं अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट
जनरल या फिर EWS के लिए क्या होगा, वो होगा 2 जनवरी 1992, है ना, 2 जनवरी 1992। अगर इससे ज़्यादा के हो जाएंगे तो 33 साल से एक्सीड हो जाएगा, तो वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो 2 जनवरी 1992 या फिर इससे कम के होंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं अगर हम OBC की बात करें तो इनके लिए क्या है, 2 जनवरी 1989, है ना। उसके बाद अगर हम SC या फिर ST की बात करते हैं तो वो क्या है, 2 जनवरी 1987। ओके, तो सारे कैटेगरी के बारे में हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं लोअर एज लिमिट की, है ना। लोअर एज लिमिट कितनी होने वाली है, तो जो लोअर एज लिमिट होगी वो होगी 1 जनवरी 2007, यानी कि 1 जनवरी 2007 तक अगर कोई कैंडिडेट अपना 18 साल कंप्लीट कर लेता है तो क्या होगा, वो फॉर्म फिल कर सकता है, वो एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, अगर इससे कम है तो वो तो फॉर्म फिल कर ही सकता है। मतलब 18 साल आपका इस समय तक क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, है ना, पूरा होना चाहिए। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, अब देखिए, अब जो है ये एडिशनल रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि आपको पता ही है कि किसी कम्युनिटी या कैटेगरीज को क्या किया जाता है, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो RRB है, वो क्या एज रिलैक्सेशन देती है। तो OBC, SC, ST या फिर एक्स सर्विसमैन बहुत सारे होते हैं जिनको क्या एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, 3 साल का, 5 साल का। तो वो आप यहाँ पे डिटेल में इस चीज़ को क्या कर लेना, पढ़ लेना कि किस कैटेगरी, किस कम्युनिटी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ओके, इस चीज़ को आप खुद से देख लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न के बारे में, है ना, कि आपकी परीक्षा की जो प्रणाली है वो कैसी होने वाली है। ओके, तो देखिए, इन 4 पोस्ट के बारे में तो हम डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। अब ये जो 4 पोस्ट है आपकी, इन चारों पोस्ट के लिए जो CBT 1 और CBT 2, ये जो 2 स्टेजेस में आपके पेपर होंगे, ये कॉमन होंगे सारे पोस्ट के लिए, है ना, सारे पोस्ट के लिए कॉमन होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पोस्ट के लिए जो है सिर्फ CBT 1 होगा, किसी एक पोस्ट के लिए CBT 2 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चारों पोस्ट के लिए जो है ये दोनों CBT 1 और CBT 2 दोनों क्या होंगे, कॉमन होंगे। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं स्किल टेस्ट की। देखिए, जो टाइपिंग आपकी स्किल टेस्ट होने वाली है, इसको भी मैंने आप सबसे पहले डिस्कस किया था कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, है ना, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको कोई भी टाइपिंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई भी टाइपिंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो किस में है ज़रूरत, बाकी जो है वो आपको अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों के लिए आपको क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ लिया आपने। अब देखिए, अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है कि अगर आपका पेपर जो है वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है, ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, 50 से 60 लाख या फिर इससे ज़्यादा ही फॉर्म तो गिरने ही वाले हैं RRB NTPC के, ठीक है। तो मल्टीपल शिफ्ट में तो पेपर ऑब्वियस है कि होगा ही होगा। इतने सारे स्टूडेंट कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करेंगे तो इतने सारे स्टूडेंट के लिए क्या होगा, मल्टीपल शिफ्ट में तो पेपर करने के लिए ऑर्गेनाइज किया ही जाएगा। तो जब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो अपने आप हो जाएगा। बस यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो CBT 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितना होगा, वो होगा आपका 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे पेपर में। ओके, और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन। ओके, तो 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन कितने मार्क का, 100 मार्क का। ओके, वही जो इसके लिए टाइम प्रिस्क्राइब्ड है वो कितना है, 90 मिनट्स। ओके, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटा आपको पूरा समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कितने क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के। ओके, मैथ्स की बात करें तो टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, और वहीं रीजनिंग की बात करें तो उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समराइज कर देती हूँ। टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। कैसे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क का। ओके, और इसके लिए टाइम कितना होगा, 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है, वहीं देखें अगर हम GA की बात करें तो GA में 40 क्वेश्चन होंगे आपके। कितने होंगे, 40 क्वेश्चन। मैथ्स में भी आपके 30 क्वेश्चन, और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन। हो गया ना टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क के और 90 मिनट्स। ओके, तो अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई।
बाकी निगेटिव के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि कितना होगा, 1/3 मार्क आपका कटेगा, है ना, 0.33 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, काट लिया जाएगा। ओके, अब चलिए अगर हम CBT 2 की बात करें, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करें, तो इसका यहाँ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया था कि CBT 2 के लिए 15 गुना बच्चों को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। ओके, और यहाँ पर भी ईच क्वेश्चन, है ना, ईच ऑफ 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क का अगेन, है ना। और यहाँ पे टाइम जो है वो 90 मिनट्स ही है। CBT 1 में देखिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क का था, लेकिन वहाँ टाइम 90 मिनट्स था। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ गए हैं, लेकिन टाइम जो है वो उतना ही है, 90 मिनट्स ही है, यानी कि 1.5 घंटा ही है। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स में आपके 35 क्वेश्चन एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चन। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं CBT 2 में क्या होगा, 100 क्वेश्चन आपके कितना होगा, 120 क्वेश्चन आपके 120 मार्क्स के होंगे। टाइम आपका 90 मिनट्स ही होगा, CBT 1 की तरह ही, यानी कि 1.5 घंटा ही होगा। यहाँ पे जो GA है वो, इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, अगर हम मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 क्वेश्चन हो जाएगा। और रीजनिंग की बात करें तो ये भी 35 क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो ये आपने देख लिया, यानी कि यहाँ से आप देख लो टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हो गए। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक बात मैं आप सबको बता दूं कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, GA का जो आप देख रहे हो पोर्शन, है ना, GA का जो पोर्शन है वो CBT 1 में कितना था, वो था 40 क्वेश्चन का, है ना, कितना ज़्यादा वेटेज था। बाकी सारे आप कंपैरिजन करो तो बाकी सबसे यहाँ पे 30 था, लेकिन आप देखो यहाँ पे GA का पोर्शन 40 क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम CBT 2 की बात करें तो देखिए यहाँ पे मैथ्स 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन है, बट GA जो है वो कितना है, ये 50 क्वेश्चन हो गए, ये CBT 1 में और ये CBT 2 में। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि GA का जो वेटेज है ना, ये जो GA का जो वेटेज है वो कितना ज़्यादा है। तो GA पर आप सबको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन सारे देखिए मैथ्स रीजनिंग पे तो आपको करना ही है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको GA पे भी फोकस करना है, क्योंकि आप देख रहे हो वेटेज CBT 1 में भी कितना ज़्यादा है और CBT 2 में भी कितना ज़्यादा है। ओके, बाकी देखिए स्टूडेंट्स, बाकी सब्जेक्ट्स पे आप बिल्कुल पढ़ोगे, लेकिन GA पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। ओके, अब देखिए अब हम बात करते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट की। किसकी, टाइपिंग स्किल टेस्ट की। देखिए ये जो होगा वो आपका कैसा होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट में आपको जो टाइपिंग टेस्ट है वो उसका जो है वहाँ पे मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है। तो मेरिट लिस्ट में किसका होता है, ये बस CBT 2 का ही होता है। ठीक है, CBT 2 का ही आपका 100% यहाँ पे मार्क्स को आपको देखा जाएगा। मेरिट लिस्ट में आपको CBT 2 के ही मार्क्स को देखा जाता है, अदरवाइज CBT 1 या फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट का नहीं होता है। ये दोनों क्या होते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी होगी, तो देखिए अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो आपकी इंग्लिश में, है ना, आपकी इंग्लिश में कैसी होगी, 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और वहीं हिंदी की बात करें तो 25 वर्ड, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर हिंदी की बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। तो देखिए मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि अभी से ही आप सब प्रैक्टिस में लग जाओ, क्योंकि देखिए आप अगर अभी से ही टाइपिंग टेस्ट करोगे तो क्या होगा, मतलब प्रैक्टिस करोगे टाइपिंग की तो क्या होगा, आप इजीली अपनी स्पीड बढ़ा लोगे और एग्जाम जाते जाते तक आपकी जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी। अदरवाइज देखिए नर्वसनेस के कारण क्या होता है, अगर आप 30 तक कहीं प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आप वहाँ पे 28 या 29 पर मिनट ही कर पाओ, लेकिन हमेशा आप कोशिश करो कि यहाँ से आप +5 या फिर +10, है ना, +5 या +10 ज़्यादा कोशिश करनी, मतलब 1 मिनट में आप 35 या फिर 40 वर्ड टाइप करने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में जाके आप क्या करो, अच्छा परफॉर्म कर पाओ, एटलीस्ट 30 तो आप कर ही पाओ। ठीक है, ज़्यादा करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 30 से कम में या फिर हिंदी में 25 से कम में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम DV की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है कि जितनी वैकेंसी होगी, है ना, जितनी वैकेंसी होगी उतने ही स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो कि अगर किसी पोस्ट के लिए 100 वैकेंसी है ना, तो इस चीज़ के लिए 100 कैंडिडेट्स को ही क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 1.5 गुना बच्चा को बुला लिया जाएगा या फिर 2 गुना बच्चा को यहाँ पे बुला लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर 100 वैकेंसी है तो 100
बच्चे को ही बुलाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में यही चीज़ें मेंशन्ड है, आप एक बार खुद से भी पढ़ लेना। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सिलेबस की कि आपका सिलेबस कैसा होने वाला है। ओके, तो देखिए अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो देखिए मैथ्स में आप सबको पता है कि क्या होता है, अर्थमेटिक और एडवांस, इन्हीं दो पोर्शन में हमारा मैथ्स बटा हुआ है। तो देखिए नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे जो हैं वो क्या है, ये सब जो है वो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के पार्ट है ना, अर्थमेटिक के पार्ट है। वहीं अगर आप बात कर लो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस तक, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये किसके पार्ट है, ये जो है वो एडवांस मैथ्स के पार्ट है। ओके, तो ये आपके अर्थमेटिक और एडवांस इन्हीं दो में आपको पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखना। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो देखिए रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में आपका क्या पूछा जाता है, बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में ही पूछा जाता है। तो जो बाकी एग्जाम के पैटर्न होते हैं वैसा ही आपका रेलवे का भी है, तो ये भी आप देख लेना कि क्या क्या आपका है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो कि क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है आपकी एग्जाम में, जो कि CBT 1 में इसकी ये 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 40 मार्क्स का, और CBT 2 में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जा रहा है ना, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। देखिए अगर हम बात देखिए सबसे पहले जो है ये इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, प्लस में स्टैटिक पोर्शन भी आता है। ओके, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन आता है। बाकी आगे हम बात करते हैं देखिए जनरल साइंस और लाइफ साइंस। ओके, तो देखिए जनरल साइंस में आपका क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, और वहीं हम लाइफ साइंस की बात करें तो इसमें क्या है, बायो है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों पे आपको फोकस करना है, और कहाँ तक पढ़ना है, अप टू 10th CBSE यानी कि 10th क्लास तक के साइंस की आपकी जानकारी होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, यानी कि इतिहास की। इसमें क्या है कि आपको भारत का इतिहास जानना है, प्लस में फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, यानी कि जो आज़ादी में लोगों ने संघर्ष किया था उसके बारे में भी पढ़ना है। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको क्या क्या जानना पड़ जाएगा, एक तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। ओके, फिर आपको मडाइवल, और फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना होगा। ओके, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो इन तीनों हिस्ट्री को आपको पढ़ना होगा। फिर वहीं हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, यानी कि भूगोल की, तो उसमें भी आपको, ठीक है, अगर हम भूगोल की बात करें तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको इंडिया और प्लस में वर्ल्ड, यानी कि भारत और विश्व दोनों का भूगोल आपको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी इंडियन पॉलिटी की, है ना, इंडियन पॉलिटी की। तो पॉलिटी में भी आपको अच्छा खासा पढ़ना है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसा है, उसकी पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, इन सब के बारे में आपको पॉलिटी में पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पे जो है वो देख लीजिए एक चीज़, ये है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कि आपसे कंप्यूटर के भी कुछ बेसिक्स और उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर भी पढ़ना है। ओके, तो ये मैंने आप सबको क्या कर दिया, सिलेबस बता दिया कि मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी आप सब खुद से भी देख लेना, करंट अफेयर वगैरह, स्टैटिक वगैरह में आपसे क्या पूछे जाएंगे। ओके, अब देखिए, अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करूंगी कि देखिए हमारे चैनल NX स्फीयर पे भी जो है वो क्या GA वाला पोर्शन आप सबके लिए RRB NTPC के लिए पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि देखिए मैं आप सबको क्या पढ़ा रही हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, है ना। हिस्ट्री का जो सीरीज़ है जिसमें कि मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री अभी कवर करवा रही हूँ, ये मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। ओके, वहीं मैं अगर बात करूँ जनरल साइंस की, है ना, जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में आपको फिजिक्स और बायो वो निखिल सर के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें कि आपको टोटल फोकस है लूसेंट प्लस में NCERT, इन दोनों पे टोटल फोकस है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको निखिल सर जो है वो फिजिक्स और बायो करवा रहे हैं। वहीं मैं अगर बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो हमारे चैनल पे मैथ्स की सीरीज़ भी अब शुरू होने वाली है। ओके, तो आप NX स्फीयर से जुड़े और हमारी सारी वीडियो जरूर देखें, ये आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाना शुरू किया हुआ है, तो आप वो भी ज़रूर देखें। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि एग्ज़ाम लैंग्वेज, है ना, जो भाषा है उसके बारे में, एग्जाम में जो भाषा में, जिस भाषा में हम पेपर देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज में, अपने लोकल लैंग्वेज में भी क्या करते हैं, एग्जाम देना प्रेफर करते हैं। जैसे कि देखिए बंगाली, असमी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, है ना, कोंकणी, मलयालम, इन सारे लैंग्वेज में वो क्या करते हैं, अपना लैंग्वेज प्रेफर करते हैं देना। तो देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में डिस्प्यूट हो जाता है ना, आपके या फिर रीजनल लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश वाले लैंग्वेज में अगर डिस्प्यूट हो गया है ना, या फिर कोई भी डिफरेंसेस आ गई, तो हमेशा आप ये बात जान लो कि इंग्लिश वाले लैंग्वेज को ही हमेशा प्रेफरेंस दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। अगर इन दोनों लैंग्वेज में क्या होता है, अगर
डिस्प्यूट हो जाता है, डिफरेंसेस आ जाती है, तो हमेशा आरआरबी एनटीपीसी के ये द्वारा ही ये बताया गया है, इस वाले पैराग्राफ में आपको यही मेंशन किया हुआ है कि हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को ही हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, उसी को सही माना जाता है। तो ये बात भी आप दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट है मेडिकल स्टैंडर्ड्स, है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड्स, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है, देखिए ये चारों पोस्ट है ना, ये चारों पोस्ट है जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब इन चारों पोस्ट के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे डिसेबल्ड के लिए, है ना। किसके बारे में? डिसेबल्ड के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए अगर हम पोस्ट की बात करते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ठीक है, तो इसके लिए कौन से डिसेबल्ड पर्सन जो है वो एलिजिबल नहीं है ना। तो इसमें सबसे पहले जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड, है ना, विजुअली इम्पेयर्ड और ओडी, यानी कि जिनके अंदर अदर डिसेबिलिटी होती है ना, जिनके अंदर क्या होती है, अदर डिसेबिलिटी होते हैं, वो लोग क्या है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट है और जो जिनके अंदर अदर डिसेबिलिटी है, वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो इस वाले में अदर डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है ना, वो एलिजिबल नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो इस वाले में फिर से अदर डिसेबल्ड पर्सन जो है वो क्या है, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेन क्लर्क की। ट्रेन क्लर्क में विजुअली जो इम्पेयर्ड हैं वो लोग, है ना, विजुअली इम्पेयर्ड वाले लोग, और जो अदर जिनके अंदर अदर डिसेबिलिटी है, ये दोनों लोग क्या है, एलिजिबल नहीं है। ओके, तो ये हमने बात कर ली पोस्ट वाइज कि कौन कौन से पर्सन जो है वो किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये हमने बात कर ली डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं जनरल लोगों की, है ना, जनरल लोगों की मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाली है। तो देखिए अगर हम कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें, तो इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है वो है B2। कैसा होने वाला है, B2। अगर हम अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें, तो इन दोनों में जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो कैसा होगा, वो होगा C2। और अगर हम ट्रेन क्लर्क की बात करें तो वो है A3। ओके, देखिए आप सब अभी सोच रहे होंगे कि ये B2 है ना, C2 या फिर A3 ये क्या है, मतलब ये कैसा मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो उसी के बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए ये जो A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसके अंदर क्या आता है, इसके लिए जो है वो फिटनेस कैसी होनी चाहिए। देखिए अगर आपका दूर का विजन है ना, डिस्टेंट विजन 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेज हो, ठीक है, चश्मा या चश्मे के बिना हो तो चल जाएगा। ठीक है, और अगर चश्मे के साथ है तो आपका पावर कितना होना चाहिए, तो आपका पावर जो है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये बातें आप समझ लिए आपने। अगर हम नियर विजन की बात करें, नज़दीक विजन की, तो 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस, है ना, विथ और विदाउट ग्लासेस आपकी होनी चाहिए। और भी आपकी आई रिलेटेड बहुत सारी टेस्ट होगी, जैसे कि कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, है ना, नाइट विजन, मायोपिक विजन, ये सारे टेस्ट भी आपके वहाँ पे करवा लिए जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं B2 मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें फिजिकली फिट होने के लिए आपको क्या चाहिए, जो दूर का विजन है, जो डिस्टेंट विजन है, उसमें 6/9, 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। और अगर आपकी विथ ग्लासेस हैं तो इसमें जो पावर है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ओके, 4 डायोप्टर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर हम यहाँ पे नियर विजन की बात करें तो 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की। इसमें क्या होनी चाहिए फिटनेस आपकी, इसमें जो है वो दूर की विजन कितनी होनी चाहिए, 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस। कितनी, 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस। और यहाँ पे अगर हम नियर विजन की बात करें तो 0.6 अगेन विथ और विदाउट ग्लासेस। ओके, तो आई होप कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। मेडिकल स्टैंडर्ड जो B2, C2 और A3, इसमें जो आपकी फिजिकली फिट के क्या क्या क्राइटेरिया थी, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ओके, अब चलिए हम आगे बात करते हैं लेसिक सर्जरी वालों की, है ना, जिन लोगों ने लेसिक सर्जरी करवा ली है या फिर करवाने की सोच रहे हैं उनके बारे में। देखिए अगर हम A3 मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें, ठीक है, तो जिन लोगों ने अगर लेसिक करवा रखा है ना, और वो अगर A3 मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग इस चीज़ के लिए क्या हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे। ओके, अगर हम B2 मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप
फिट हो, यहाँ पे क्या हो, आप फिट हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे कि क्या क्या है कि अगर आप लेसिक सर्जरी करवाते हो तो आपके पास कम से कम 1 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए, है ना, 1 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए, प्लस में मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, है ना, फिर जो कॉर्नियल थिकनेस होती है वो होनी चाहिए। ये बहुत सारी इसमें क्राइटेरिया है, तो ये सारी आप क्या करना, एक बारी इसको रीड कर लेना। ओके, बहुत सारी क्राइटेरिया, तो इसको आप रीड कर लेना। बाकी मेरे तरफ से एक पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आप B2 वाले कैटेगरी में आते हो और आपकी जो मतलब जो पोस्ट होगी, जिसका प्रेफरेंस जो होगा वो B2 मेडिकली फिट के लिए होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना कि लेसिक सर्जरी मत करवाना। क्यों मत करवाना, आप जो है वो खान पान से, आई एक्सरसाइजेस से, है ना, या फिर विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेके आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, लेसिक मत करवाना, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं C2 मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो इस वाले में क्या है कि आप अगर लेसिक करवाते हो तो आप इस वाले कंडीशन में क्या हो, फिट हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लेसिक करवाते हो, लेसिक सर्जरी, तो C2 वाले में आप फिट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लेसिक सर्जरी से रिलेटेड आपको क्या की, बता दी। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसमें जो मैंने यहाँ पे बताई है ना सारी चीज़ें, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है इस वाले पैराग्राफ में। क्या लिखी हुई है, देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, जो कैंडिडेट्स जो है वो लेसिक सर्जरी करवाते हैं या फिर कोई अदर सर्जरी करवाते हैं, तो क्या होगा, वो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए क्या होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे, है ना, जो वो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यही तो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था ना A3 वाले में कि वो क्या है, वो अनफिट है, ठीक है। फिर जो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, अगेन, कि जो कैंडिडेट लेसिक सर्जरी करवाते हैं या फिर कोई भी अदर सर्जरी के प्रोसीजर में जाते हैं, ठीक है, वो लोग क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। कौन से पोस्ट के लिए, कौन सी पोस्ट जिसमें कि मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए B2 और C2, उसके लिए क्या होंगे, ये फिट होंगे, ठीक है। तो C2 वाले के लिए फिट होंगे और B2 के लिए ये क्या होंगे, पार्शियली फिट होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बस सेम चीज़ें यहाँ पे ये हाईलाइट करके लिखी हुई है, मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है, तो आप इसको एक बारी देख लेना, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जोन वाइज वैकेंसी की, ठीक है, जोन वाइज वैकेंसी की। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 3445 पोस्ट की, है ना, 3445 क्या है, वैकेंसी है टोटल, है ना। और इतनी सारी जो ये सारी वैकेंसी है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो क्या चाहेंगे कि हम उन सारे वैकेंसीज उन सारे जगहों पे भरे जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, उस जोन से हम भरे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो जोन वाइज क्या कर दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर दिया है। और देखिए स्टूडेंट्स, जोन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए, है ना। किसी भी एग्ज़ाम, मतलब आपको अगर सेलेक्ट होना है तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए जोन का जो है सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं मुंबई की, तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे 699 वैकेंसी है, 699। कोलकाता की बात करें तो ये 452 है, और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो कितनी है, 389। तो आप समझ लो कि ये टॉप के 3 टॉप मोस्ट जोन है जहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है। और देखिए कैंडिडेट का जो फोकस होता है ना, कैंडिडेट का जो फोकस होता है वो भी सबसे ज़्यादा इसी पे होता है। ये तीनों जोन जो होंगे वो क्या होंगे, हिट लिस्ट पे होंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट चाहेंगे कि हम यहीं से क्या करें, फॉर्म जोन को सिलेक्ट करें, फॉर्म को फिल करें, इन्हीं तीनों जगह को हम चूज़ करें। तो देखिए मेरा ये मानना है, मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, A1 की है, ठीक है, तो आप ज़रूर इन तीनों पोस्ट को क्या करो, चूज़ करो। इन तीनों में से मतलब किसी भी पोस्ट को, किसी भी जोन को आप सेलेक्ट करो। हाँ, अगर आपकी तैयारी एवरेज है या फिर अच्छी है तो मेरे अकॉर्डिंग आप चंडीगढ़ से लेकर के गोरखपुर वाले जो जोन है उनको इन्हीं सारे जोन में से आप क्या करो, जोन को सेलेक्ट करो। और अगर आप मेरी पर्सनल सजेशन मानोगे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप साउथ की तरफ जाने के लिए कंफर्टेबल हो तो आप चेन्नई वाले जोन को सेलेक्ट करना, ठीक है। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में ही रहना चाहते हो तो आप गुवाहाटी वाले जोन को सेलेक्ट करना। क्योंकि देखिए मुझे ये लगता है कि इन दोनों जोन में क्या होगा, कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम जाएगी। ओके, तो बाकी आप माना ना माना आपका काम है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो, चेन्नई और गुवाहाटी वाले रीजन को यहाँ पे चंडीगढ़ से गोरखपुर के बीच में आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। ओके,
तो ये हो गई हमारी जोन वाइज वैकेंसी। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब मिसलेनियस, है ना। देखिए मिसलेनियस में हम उन इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो चीज़ें रह गई हैं या फिर जो चीज़ें बच गई है हमें डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले है एग्जामिनेशन फ़ी, यानी कि आपकी परीक्षा की फ़ी। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट 2 डिस्कस कर लेते हैं। जो PWBD हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है ना, SC ST है, या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हैं, ठीक है, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से हैं, है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से हैं। उन सब के लिए जो फ़ी होने वाली है एग्जामिनेशन फ़ी, वो कितनी होगी, वो होगी 250 रुपीज़, यानी कि 250 रुपये। और अगर ये सारे कैंडिडेट्स पेपर में अपीयर होते हैं, कौन से पेपर में, फर्स्ट स्टेज CBT में, CBT 1 एग्ज़ाम में ये लोग अगर अपीयर होते हैं तो इनके जो ये 250 रुपये हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन सारे कैंडिडेट अगर ये सारे कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो इनके 250 रुपये जो कि एग्जामिनेशन फ़ी है वो क्या कर दिए जाएंगे, रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 1 में। देखिए इन सब के अलावा जो भी बाकी कैंडिडेट है, जैसे कि जनरल हो गए, है ना, OBC वगैरह हो गया, EWS हो गए, इन सब के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी होने वाली है वो कितनी होने वाली है, वो 500 रुपये होने वाली है। और अगर ये सारे कैंडिडेट CBT 1 में अपीयर होते हैं तो इनको कितनी रिफ़ंड मिलेंगी, इनको 400 रुपये रिफ़ंड में दी जाएंगी। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स की और उसके रिफ़ंड प्रोसेस की। ओके, तो देखिए कोई भी कैंडिडेट अगर CBT 1 में अपीयर होता है तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि उनके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे, लेकिन फॉर्म फिल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, चाहे वो आपके 250 रुपये हो या फिर 400 रुपये हो, है ना। अगर ये रुपये आपको वापस चाहिए तो उसके लिए फॉर्म फिल करते समय आपको बेनिफिशियरी नेम, है ना, बेनिफिशियरी नेम यानी कि जो अकाउंट होल्डर नेम होता है वो नाम, अकाउंट नंबर, जो बैंक का आपका अकाउंट नंबर होगा वो, है ना, फिर बैंक का नेम और IFSC कोड, ये सारे जो डिटेल्स है आप बहुत ही सही बहुत ही करेक्ट आप फिल करना, ठीक है। कहाँ पे, जब आप फॉर्म फिल करते रहोगे तब। अगर ये सारी चीज़ें आपकी गलत हुई तो आपके ये 250 या फिर 400 ये आपके रिफ़ंड नहीं होंगे। ओके, तो बहुत ही ध्यान से आप डबल चेक कर लेना, डबल वेरीफाई कर लेना, और बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर और बैंक का नाम और IFSC कोड, इन सारी डिटेल्स को आप बहुत ही करेक्ट वे में फिल करना। ओके, और देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल बातें मेंशन करना चाहूँगी, है ना, कुछ स्पेशल बातें मेंशन करना चाहूँगी, और वो ये है कि अगर आप CBT 1, ठीक है, CBT 1 क्लियर कर लेते हो, उसके बाद फिर आप स्टेज बाय स्टेज क्लियर करते चले जाओगे CBT 2, तो आप एक एक करके क्या करोगे, यहाँ पर अपनी एडमिट कार्ड को संभाल के रखना, ठीक है। एडमिट कार्ड को क्या करना, संभाल के रखना। जैसे जैसे आप सारी स्टेजेस जो है यहाँ पे पार करते जाओगे, आप एडमिट कार्ड को संभाल के रखना। क्यों ऐसा मैं करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पे आपसे क्या होगा, एडमिट कार्ड को मांगा जाएगा, और बहुत सारे कैंडिडेट के पास क्या होता है, एडमिट कार्ड वो रखते नहीं या फिर खो देते हैं और फिर बाद में आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप DV के पर्पज़ से क्या करना कि एडमिट कार्ड को संभाल के रखना। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो मैं आप सबको देना चाहती थी, बताना चाहती थी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े इन फ्यूचर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फोटोग्राफ की, है ना, कि फ़ोटोग्राफ कैसे होनी चाहिए। देखिए जो फ़ोटोग्राफ है वो कलर पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए विथ वाइट लाइट। देखिए उसके बैकग्राउंड में जो है या फिर वाइट या फिर लाइट कलर की क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, कलर पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और वाइट लाइट कलर बैकग्राउंड होनी चाहिए फ़ोटो के पीछे। ओके, अब जो फ़ोटो का साइज होगा वो कैसा होगा, वो इतना होना चाहिए और उसका पिक्सल जो है वो इतना होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब देखिए कि फ़ोटोग्राफ का साइज कैसा होना चाहिए। देखिए फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 30 से 70 KB के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 से 70 KB के बीच होना चाहिए। ओके, और जो आपका फ़ोटोग्राफ होगा वो कैसी होनी चाहिए, वो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। ओके, और इस फोटोग्राफ में आपका जो फेस है ना, एटलीस्ट 50% आपके फेस का जो हिस्सा है वो क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, फुल फेस उसका व्यू होना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अब देखिए ये जो आप फ़ोटो अपलोड करोगे ना, अपनी जो करंट फ़ोटो अपलोड करोगे, लेटेस्ट फ़ोटो,
उसकी जो है वो 12 कॉपीज़ अपने पास जरूर रख लेना, है ना। उसकी 12 कॉपीज़, ये देखिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन की हुई है कि उसकी 12 कॉपीज़ आप जरूर अपने पास रखना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपकी डीवी के टाइम पे, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, या फिर जब आप सर्विस रिकॉर्ड फिल करोगे ना, उस समय पे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप जरूर करके रख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं सिग्नेचर की। इस सिग्नेचर के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखिए सिग्नेचर जो है वो व्हाइट पेपर के ऊपर विथ ब्लैक इंक पेन, ठीक है। व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे आप ब्लू पेन का इस्तेमाल गलती से भी मत कर लेना, या फिर अदर रेड ग्रीन किसी भी पेन का यूज़ मत करना। व्हाइट पेपर के ऊपर आप ब्लैक पेन का ही यूज़ करना, ठीक है। और क्या है, सिग्नेचर जो है वो ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप बताती हूँ, मेरा नाम जैसे अभिलाषा है, तो अगर मैं अभिलाषा जो है वो इस तरीके से नहीं लिखूंगी, ठीक है। जब मैं फॉर्म फिल करूंगी तो अभिलाषा मैं इस तरीके से ब्लॉक लेटर में नहीं लिखूंगी। मैं नॉर्मली अपना इस तरीके से अपना नाम मेंशन करूंगी, जैसा आप करते हो नॉर्मली। ब्लॉक लेटर में आप भूल के भी मत करना, ठीक है। चलिए अब जो है वो आपका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। और जो आपका डायमेंशन होगा वो इतना और पिक्सल इतना होना चाहिए, ठीक है। जो साइज होगी फाइल की वो कितनी होनी चाहिए, 30 KB से 70 KB के बीच होनी चाहिए आपके सिग्नेचर की, ओके। तो आई होप कि आपको फोटोग्राफ और जो आपका सिग्नेचर है इनकी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको ढंग से समझा दिया है, ओके। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ ट्रैवल पास की, है ना। किस चीज़ की, ट्रैवल पास की। देखिए जो ट्रैवल पास है वो स्पेशली SC/ST कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। देखिए इस वाले पैराग्राफ में ये स्पेशली मेंशन्ड है, ओके। तो आप यहाँ पे पढ़ लेना किसके लिए है, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है। और इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है वो रेलवे में क्या होगा, फ्री स्लीपर क्लास की पास दी जाएगी, ठीक है। फ्री यहाँ पे स्लीपर क्लास की क्या मिलेगी, फ्री यहाँ पे पास दी जाएगी, ठीक है, स्लीपर क्लास की। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना। और क्या है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना तो जिस वाले बॉक्स में आपको ये चीज़ मेंशन की होगी कि हाँ आपको फ्री स्लीपर क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप टिक मार्क कर लेना, ओके। और ये आप यहाँ से पास ले लेना। और यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, है ना। तो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट साथ के साथ आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। देख लो आप, ये वाला जो है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखना कि हाँ ट्रैवल पास में जो भी SC/ST कैंडिडेट होंगे उनको रेलवे के द्वारा क्या होगा, फ्री स्लीपर पास दिया जा रहा है। और आप वहाँ पे जो ये चीज़ें जो मेंशन होगी कि हाँ आपको फ्री जो है वो पास चाहिए कि नहीं, तो वहाँ पे आप टिक मार्क कर देना यस में, और आप वहाँ पे वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना, ओके। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं NOC की, है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। ये किन के लिए है, ये जो है वो जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हैं। किन के लिए है, जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है। कैसे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं उन सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए है। देखिए उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आप पहले से ही क्या करो, NOC को लेकर अपने पास रख लो, ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या हो, आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल्ड ना हो, ठीक है। अगर आप NOC रख लोगे लेकिन पहले से ही, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कैंडिडेट्स, आई होप कि मैंने आप सबको सारी जानकारी बहुत अच्छे से दे दी है, सारी चीज़ें जो है मैंने आपको ढंग से समझा दी है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो फॉर्म फिल करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें ज़रूर पूछ लेना। इसमें कोई भी दिक्कत आप मत फेस करना कि हाँ मैं नहीं पूछूं, सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, ओके। और अगर आप सबको मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और हमारी जो NX स्फीयर चैनल पे हिस्ट्री सीरीज़ की वीडियो है, फिजिक्स और बायो की वीडियो है, और अब तो मैथ्स की भी वीडियो आने वाली है, जो कि आप सबको RRB NTPC में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ आप वीडियोस को ज़रूर देखना, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।